सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग। 11 कॉमर्स एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेप जो हम समझे तो वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन कई तरीके से होते हैं, कई टाइप्स के बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। उसमें सबसे पहले हमें जानना होता है कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो किस टाइप का ट्रांजैक्शन है, और फिर उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से आइडेंटिफाई करके उसमें से कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, वो अकाउंट्स को अलग से हमें निकालना है, और फिर उसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा वो डिसाइड करना है। यानी कि आज ये जो चैप्टर है उसमें हम ये सीखने वाले हैं ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की ड्यूअल इफेक्ट किस तरीके से होती है वो, और अकाउंट्स के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं। सबसे पहले इसमें हम इम्पोर्टेंस जो है वो पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए उसका क्लासिफिकेशन क्या है वो हमें समझना पड़ेगा अच्छे से, कि कितने टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको क्लासीफाई अकाउंट्स के लिए हमने किस तरीके से की है। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर की। उसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन और उसका क्लासिफिकेशन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग हमने देखा था पहले भी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मीनिंग होता है एक्सचेंज। दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई भी प्रोडक्ट या कोई सर्विस कि हम एक्सचेंज करें तो उसे बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए पहले ट्रांजैक्शन को समझना है। ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये सिंपल हम मीनिंग में ये कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कुछ भी प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज का कुछ भी एक्सचेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। बराबर। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हमें इसलिए आइडेंटिफाई करना है क्योंकि अकाउंट्स का सबसे पहला स्टेप ही क्या है, ट्रांजैक्शन। अब नो ट्रांजैक्शन तो नो अकाउंट्स, अब कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा तो अकाउंट्स ही होगा नहीं। बराबर। तो अकाउंटिंग में यहाँ पे जब भी कोई भी वर्ड यूज़ होता है तो उसे हम ट्रांजैक्शन तरीके से भी जानते हैं। ये ट्रांजैक्शन जैसे मैंने बोला उस तरीके से भी उसको ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, इकोनॉमिक बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। सबके मीनिंग एक ही है। बराबर। बट इम्पोर्टेंस ये है कि ये बिजनेस का होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी दो तीन एस्पेक्ट उसके हैं जो इम्पोर्टेंस उसमें होने चाहिए, वही जो अगर नहीं है तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन मानेंगे नहीं। बराबर। यानी ये सबसे पहले तो ये है कि बिजनेस के लिए होना चाहिए, इट हैज़ टू बी बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इट हैज़ टू बी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। खाली बिजनेस ट्रांजैक्शन होने से ज़रूरी नहीं है, बिजनेस ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। आगे हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे ट्रांजैक्शन क्या होता है खाली, और इकोनॉमिक बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होगा। तीसरा ये है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है बट शुड हैव मॉनेटरी वैल्यू, उसके अंदर कुछ मॉनेटरी वैल्यू भी होनी चाहिए। यानी खाली एक्सचेंज जो होता है उसके अंदर ऐसे ही हमने कोई प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सचेंज किया तो वो खाली ट्रांजैक्शन है। बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विस का एक्सचेंज किया तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बट उसके लिए हमने कुछ पैसे की लेन देन भी की
तो वो फिर है इकोनॉमिक बिजनेस ट्रांजेक्शन। बराबर। बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी कैश और इन क्रेडिट। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट पर भी हो सकता है। बराबर। कैश का मतलब होता है कि इमीडिएटली अर्जेंट हमने कैश दे ही दिया प्रोडक्ट या सर्विस के सामने, या फिर क्रेडिट का मतलब ये होता है कि अभी हमने प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सचेंज किया है बट उसका जो पेमेंट है वो हम इन फ्यूचर करने वाले हैं, तो वो हो जाता है क्रेडिट। यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन दोनों टाइप के होते हैं, कैश या होता है और फिर क्रेडिट भी होता है। दूसरा होता है इंटरनल। कभी कभी इंटरनल ट्रांजेक्शन यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन कई सारे ऐसे हैं जिसको हम इंटरनल ट्रांजेक्शन बोलेंगे, और कई ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसको हम बोलेंगे हम एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। बराबर। तो कुछ इस तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीनिंग समझ सकते हैं। ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीनिंग जो है नॉर्मल हम अकाउंटिंग के लेवल पे हम देखें तो ये है, बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफ बिजनेस फॉर कैश एंड और ऑन क्रेडिट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। बराबर। यहाँ पे दो चीज़ें, दो वर्ड जो है खास ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये बताया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो एक्सचेंज का ही है, एक्सचेंज ही होता है उसमें, बट एक्सचेंज किस चीज़ का? प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विस को हमने एक्सचेंज किया फॉर कैश और क्रेडिट। बराबर। तो ही वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहा जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने जितने भी पॉइंट्स ऊपर देखे, बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होना चाहिए, कैश और क्रेडिट, इंटरनल एक्सटर्नल, वो सब के बारे में डिटेल में हम जानते हैं। तो उसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लासिफिकेशन समझने के लिए आपको पहले उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक किस टाइप के वो पता चलता है क्लासिफिकेशन जानने के बाद। और क्लासिफिकेशन की हेल्प से आपको पता चलेगा बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बराबर। ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो है वही रिकॉर्डेड होता है इन द बुक्स। ये क्लासिफिकेशन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने सब बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो सब लिख लिए तो अकाउंट्स का कोई मीनिंग रहता नहीं है, अकाउंटिंग सिस्टम का कोई मीनिंग नहीं रहता है। अकाउंटिंग सिस्टम का डबल एंट्री सिस्टम के अंदर एक पहला रूल यही है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसमें से ओनली बिजनेस के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसी का हम रिकॉर्ड करते हैं। नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग होता नहीं है, उसको हम रिकॉर्ड करते नहीं है। बराबर। इसलिए हमें जानना है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है उसका क्लासिफिकेशन मतलब कितने टाइप्स के बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं। बराबर। कुछ इस तरीके से हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शन के जो क्लासिफिकेशन है उसको हम समझते हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो दो टाइप्स के यहाँ पे बताए गए हैं, एक है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। बराबर। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर क्या आता है वो समझते हैं और फिर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर क्या आता है वो समझते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यानी कि उसके अंदर मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। बराबर। और यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो उसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का टाइप्स देखा जाए तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो है वो कैश हो सकता है या फिर क्रेडिट भी हो सकता है। और उसका आगे क्लासिफिकेशन देखें तो कैश हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है और अदर, यानी कि तीन टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर, कैश, क्रेडिट और अदर। दूसरा है उसका क्लासिफिकेशन होता है उसके स्पेस के हिसाब से इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रांजेक्शन भी होते हैं और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन भी होते हैं। यानी ये जो है वो अलग कोई टाइप नहीं है, एक उसकी खाली कैटेगरी है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी वाइज हम उसको बाइफिकेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक है कैश क्रेडिट और अदर, और दूसरा है इंटरनल और एक्सटर्नल। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उसका कोई आगे देखो पार्ट ही नहीं है, हमने देखा नहीं क्योंकि उसका कोई है ही नहीं, मतलब हमें वहाँ से अटक रुक जाना है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो है उसकी कोई एंट्री होती ही नहीं है, तो हमें समझना खाली ये है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक है तो आगे फिर देखना है कैश है, क्रेडिट है, अदर है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। बराबर। नॉन इकोनॉमिक है तो उसको कुछ रिकॉर्ड होता ही नहीं, तो उसको वहाँ पे हम छोड़ देना है, उसको आगे मतलब कुछ जानना नहीं है उसके लिए। बराबर।
तो आपको डिफरेंस दोनों का पता होना चाहिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है। ठीक है, चलिए, तो जिस हिसाब से हमने देखे उस हिसाब से पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो होते हैं those business transaction the value of which can be measured in money form और कैश। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके मेजर कर सके हम, जिसको हम मनी फॉर्म के अंदर मेजर कर सके, मनी के फॉर्म में हम उसको माप सके, वैसे सभी ट्रांजैक्शन जो है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। एंड वेयर द एक्सचेंज ऑफ मनी इन कैश इज टू बी मेड इमीडिएटली और इन फ्यूचर इज कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शन के अंदर इमीडिएटली एक्सचेंज ऑफ मनी होता है या इन फ्यूचर मनी का एक्सचेंज होने वाला है, यानी कि यहाँ पे मनी टर्म जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, वैसे ही ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। The transaction at present keeping the proposed exchange of money in future which create a relation of debtors and creditors are included in economic transaction। मतलब यहाँ पे दो चीजें बताई गई, इमीडिएटली अगर हमने केस में ट्रांजैक्शन कर दिया तो वो तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है ही, बट ऐसे कुछ रिलेशन भी क्रिएट करता है डेटर्स और क्रेडिटर्स का, यानी कि इन फ्यूचर अभी प्रेजेंटली हमने कोई गुड्स या एसेट या कोई सर्विस एक्सचेंज कर ली, बट उसका जो मनी फॉर्म है, जो उसका कैश वाला जो पार्ट है वो इन फ्यूचर पेमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे दो जो पार्टी है वो दोनों एक दूसरे को डेटर्स या क्रेडिटर्स का रिलेशन क्रिएट करती है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं। इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के। सबसे पहला एक जो एस्पेक्ट है वो है एक्सचेंज ऑफ कैश। अब एक्सचेंज ऑफ कैश किस लिए, तो एसेट के लिए, गुड्स के लिए या फिर सर्विस के लिए। या दूसरा एस्पेक्ट है क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डेटर्स क्रेडिटर्स फॉर एसेट गुड्स और सर्विस। ये जो फॉर्म है इसमें ये होता है कि इमीडिएटली हमने कैश का ट्रांजेक्शन कर दिया, गुड्स या एसेट और सर्विस का भी एक्सचेंज कर लिया, मतलब ये हो जाता है कैश ट्रांजेक्शन। यहाँ पे अर्जेंट इमीडिएटली हमने कैश का भी एक्सचेंज कर लिया, बराबर। और यहाँ पे जब डेटर्स और क्रेडिटर्स का रिलेशन क्रिएट होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अभी नहीं बट इन फ्यूचर हम कैश वाला पार्ट जो है वो क्लियर करेंगे, यानी कि रिसीवेबल पेएबल का भी यहाँ पे कंसेप्ट हो जाता है। रिसीवेबल इसलिए क्योंकि हमने किसी को कोई प्रोडक्ट मान लो कि सेल किया, कोई गुड सेल किया, बराबर, तो उससे हमें पैसे लेने हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, डेटर्स। यानी जो सेल करने वाला है उसके लिए डेटर्स बन जाता है और जो परचेस करने वाला है उसके लिए वो बन जाता है क्रेडिटर्स, यानी डेटर्स क्रेडिटर का रिलेशन क्रिएट होता है, बराबर। तो ये दो टॉपिक जो है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमें ध्यान में रखने आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को, बराबर। और दोनों बहुत ही सिंपल है। कैश का ट्रांजेक्शन है तो उसमें इमीडिएटली कैश एक्सचेंज होता है। अब कैश का मीनिंग यहाँ पे खाली कैश ही नहीं होता है, अगर चेक से भी आपने ट्रांजेक्शन किया है तो भी वो कैश ट्रांजेक्शन ही माना जाएगा, बराबर। वो हम डिटेल में आगे ट्रांजेक्शन जब पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे, बट अभी आपको इतना समझना है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर हमें दो एस्पेक्ट ये ध्यान में रखना है। ओके, अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। दो टाइप से इसका क्लासिफिकेशन था, कैश और क्रेडिट के व्यू से और इंटरनल एक्सटर्नल के व्यू से। तो कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन के व्यू पॉइंट से हम देखें तो कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है। अब कैश ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन मनी इज पेड और रिसीव्ड, या तो हमने किसी को पेमेंट किया है या किसी के पास से पेमेंट मिला है। पेमेंट यानी कि मतलब कैश, बराबर। अब कैश का मतलब क्या होता है, कैश या फिर चेक, बराबर। किसी को पे किया है या किसी के पास से मिला है फॉर द एक्सचेंज ऑफ एसेट गुड और सर्विस। अब बिजनेस के अंदर ये तीन चीज़ें ही होती है, एसेट्स गुड्स और सर्विस। बिजनेस के अंदर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करें तो वो ट्रांजेक्शन या तो एसेट्स के लिए होता है या गुड्स के लिए होता है या फिर सर्विस के लिए होता है। इसके अलावा के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब बिजनेस के ट्रांजेक्शन है ही नहीं, बराबर। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर ये तीन चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस के लिए हमने ट्रांजेक्शन किया है तो या फिर ये एसेट के लिए होता है या गुड्स के लिए होता है या फिर सर्विस के लिए होता है, बराबर। इमीडिएटली हमने उसका एक्सचेंज किया है तो वो कैश ट्रांजेक्शन है। आप देखो एसेट्स के लिए क्या होता है, तो एसेट्स के लिए यहाँ पे ये कैटेगरी दी है कि एसेट्स या तो हमने परचेस किया है और पेमेंट किया, या फिर हमने उसको सेल्स किया और पेमेंट मिला।
बराबर, यानी कि कैश रिसिप्ट हुआ, तो ये कैश ट्रांजेक्शन फॉर रिसिप्ट एसेट हुआ। दूसरा है कैश ट्रांजेक्शन फॉर गुड्स, तो ये भी वैसे ही है, गुड्स परचेस किया इन एक्सचेंज ऑफ मनी, या मनी इज रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, हमने परचेस किया और कैश पेमेंट किया, या सेल्स किया और कैश रिसिप्ट मिली, बराबर, रिसिप्ट हुआ, तो ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ गुड्स के लिए। सर्विस के लिए भी सेम कह सकते हैं, कैश पेड फॉर एक्वायर्ड सर्विस, कोई सर्विस लेने के लिए हमने उसको पेमेंट किया या कोई सर्विस प्रोवाइड की और उसका हमें कैश मिला। फोर्थ जो ट्रांजेक्शन है वो है ट्रांजेक्शन फॉर रिसीवेबल और पेएबल। अब रिसीवेबल पेएबल क्या होता है, तो आगे हमने देखा था कि एक रिलेशन क्रिएट होता है डेटर्स और क्रेडिटर्स का। अब डेटर्स को हम रिसीवेबल भी बोल सकते हैं क्योंकि उससे पैसे हमें लेना है, और क्रेडिटर्स जो है हमारे, क्रेडिटर्स को बोल सकते हैं पेएबल। अगर मान लो कि हमने कोई ट्रांजेक्शन किया है बट वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन नहीं, इमीडिएटली कैश का यहाँ पे पार्ट नहीं होता है, पेमेंट नहीं होता है या पेमेंट नहीं किया है हमने, तो वो इन फ्यूचर में होता है। और इन फ्यूचर में जैसे जैसे भी डेटर्स है जितने भी, उससे हमें कोई रिसिप्ट यानी कि जो भी रिसीवेबल था वो पैसा मिला, बराबर, या कैसे कुछ पेमेंट हमें करना था वो पेमेंट हमने किया, तो वो भी कैश ट्रांजेक्शन ही है, बराबर। पर वो ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन फॉर रिसीवेबल और पेबल्स के लिए, यानी कि एनी अमाउंट विच इज आउटस्टैंडिंग टू पे फॉर एसेट गुड्स और सर्विस एक्वायर्ड इन पास्ट इज नॉन एज पेएबल। हमने पास्ट में कोई ऐसा गुड्स या एसेट्स और सर्विस लिया था जिसका पेमेंट आउटस्टैंडिंग था यानी कि बाकी था, वो हमने प्रेजेंट अभी पेमेंट किया, तो वो है कैश ट्रांजेक्शन। ठीक इसी तरीके से हमने कोई सर्विस जो है वो सर्विस दिया है या कोई एसेट का सेल किया है या गुड्स का सेल किया है और उसका पैसा हमें लेना है, तो उसे बोलते हैं रिसीवेबल, और ये अभी मिलता है हमें, तो ये ट्रांजेक्शन हो जाता है कैश ट्रांजेक्शन फॉर रिसीवेबल और पेएबल। ठीक है। दूसरा जो टाइप था उसमें था क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, अभी समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि दोनों के अंदर एक ही डिफरेंस है, कैश के अंदर इमीडिएटली कैश एक्सचेंज होता है और क्रेडिट के अंदर इमीडिएटली कैश एक्सचेंज होता नहीं है। कैश जो होता है वो इन फ्यूचर में एक्सचेंज होता है, अभी यानी कि एट प्रेजेंट जो भी है वो एसेट गुड्स और सर्विस वो एक्सचेंज होता है, बराबर। In this type transaction, money is not paid immediately for purchase, sale transaction of asset, goods or service. Money for those purchase and sale is to be paid in future. However, exchange of asset, goods and services made in present. यानी कि गुड्स सर्विस और एसेट जो होता है वो अभी प्रेजेंट में हम एक्सचेंज कर लेंगे, मनी वाला पार्ट जो है वो इन फ्यूचर में होगा। अकाउंट्स आर सेटल्ड इन फ्यूचर, फ्रॉम दिस द ट्रांजेक्शन रिलेशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, बराबर है। ऐसे जो ट्रांजेक्शन है उसे हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब दो ट्रांजेक्शन देख लिए, इसके अलावा एक तीसरा भी है, उसे हम बोलते हैं अदर ट्रांजेक्शन। अभी अदर ट्रांजेक्शन क्या है, तो अदर ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन है जो ना कैश है और ना क्रेडिट। अब आपको लगेगा कि कैश और क्रेडिट के बिना ट्रांजेक्शन होगा तो उसको तो हम नॉन इकोनॉमिक बोलेंगे, बट नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं होते। ये ऐसे जो अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जैसे कि गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के अंदर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी हो गई, कोई हैवी रेन के अंदर हो गया और हमारे गोडाउन के अंदर कुछ नुकसान हो गया, बराबर, तो वो एक ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, बराबर। वो कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ है बट लॉस हुआ है, यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ता है, तो उसके लिए भी कुछ प्रोसेस करनी होती रहती है, बराबर। तो ये सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन ही है और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो गुड्स का लॉस हुआ, गुड्स जो है वो हमारे मनी मनी के हिसाब से ही होता है, बराबर, वो कैश के हिसाब से होता है, कैश ही माना जाता है क्योंकि उसी को बेच के हम पैसे मिलेंगे हमें। तो जो गुड्स का लॉस हुआ तो वही मनी का भी लॉस हुआ, यही माना जाता है अकाउंट्स के अंदर। ठीक है। तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ पे ना ही कोई एक्सचेंज होता है, बराबर, बट कुछ ऐसी इवेंट बन जाती है, कुछ ऐसी घटना बन जाती है कि जहाँ पे ये सब लॉस हो जाता है या कुछ ऐसी एब नॉर्मल या नॉर्मल इवेंट होती है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसको हम पैसल ट्रांजेक्शन बोलते हैं, अदर ट्रांजेक्शन बोलते हैं, बराबर। तो ये हमने देखा कैश और क्रेडिट के व्यू से। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं हम दूसरा वाला, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल के हिसाब से। अब इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो इंटरनल ट्रांजेक्शन ये होता है कि
कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन भी होते हैं जिसमें कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें ये लगेगा कि भाई ट्रांजेक्शन तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि ट्रांजेक्शन में डेफिनेशन में यही बताया गया है कि वन और मोर या मोर देन टू पर्सन, बराबर, एक्सचेंज एनीथिंग इन मोर देन टू और मोर पर्सन। बट यहाँ पे इंटरनल ट्रांजेक्शन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमें कोई अदर पार्टी की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। दिस ट्रांजेक्शन वुड टेक प्लेस विद इन बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर के ही ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूँ यहाँ पे, तो डेप्रेशिएशन ऑन एसेट, जो हमारी एसेट्स होती है, जो हमने देखा था पहले चैप्टर के अंदर, एसेट का पूरा कंसेप्ट, कितने टाइप की एसेट्स होती है, करंट एसेट होती है, फिक्स एसेट होती है, टेंजिबल एसेट होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो जो एसेट्स होती है उसे हम डेप्रेशिएशन उस पर कैलकुलेट करते हैं, और डेप्रेशिएशन के हिसाब से उसकी वैल्यू जो है वो हर साल कम होती जाती है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन भी होते हैं, वहाँ पे किसी पार्टी के साथ हमने ट्रांजेक्शन नहीं किए, बट बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए अकाउंट्स के कुछ रूल्स है, ये रूल्स फॉलो करने के लिए हमें ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है, और ये कैलकुलेशन हिसाब से ही हमें प्रॉफिट सही मिलेगा, बराबर। और प्रैक्टिकली जब हम देखें तो मान लीजिए कि कोई मशीन हमने लिया था, कोई मैन्युफैक्चरर जो है उसने कुछ मशीनरी ली है, और मशीनरी की वैल्यू जो है वो आज की डेट में है 5 लाख रुपीज़, बराबर। बट ये मशीन जो है वो मशीन लाइफ टाइम नहीं चलेगा, उसकी भी एक लाइफ फिक्स होगी, बराबर। तो उसकी लाइफ मान लो कि 5 ईयर्स की है। अब 5 ईयर्स की जो लाइफ है और 5 लाख उसकी वैल्यू है, तो 5 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, अभी जब हमने मशीन परचेस किया है तो खाली 5 लाख की वैल्यू मशीनरी के अंदर हम लिखेंगे, बराबर। बट जब 5 साल के बाद उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो वहाँ पे हम लॉस लिख देंगे 5 लाख। तो ये अकाउंट्स के अंदर वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि उसका हमने यूज़ 5 साल के लिए किया है। तो हर एक साल के लिए हम देखे जाए तो हर एक साल के लिए 1-1 लाख रुपए का लॉस हुआ, यानी कि वैल्यू मशीन की जो है वो डाउन हुई। तो ऐसे ट्रांजेक्शन भी होते हैं, वो इंटरनल ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसको कोई बाहर की पार्टी के साथ हम नहीं करते या कोई पार्टी के साथ नहीं करते, बट बिजनेस का एक्चुअल प्रोसेस प्रॉफिट जानने के लिए कुछ ऐसी भी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन है उसको हम इंटरनल ट्रांजेक्शन कहते हैं, बराबर। ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही है, बट नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। इसको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं बोलते हैं, बट ऐसे इसको दूसरा क्या बोलते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। इसमें कुछ कैश लेन देन होता नहीं है, पर इन फ्यूचर भी कैश लेन देन नहीं होगा, बराबर। बट इसको हम इंटरनल ट्रांजेक्शन या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहेंगे, उसके अकाउंटिंग एंट्रीज भी होगी। ऐसे स्पेशल ट्रांजेक्शन है, डेप्रिसिएशन का जो है वो पार्ट आपको पूरा एक अलग से पूरा चैप्टर पढ़ना है, बराबर। एक अलग से पूरा चैप्टर है, उसके अंदर हम सारी डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन वो है जो बिटवीन बिजनेस एंड अदर पार्टीज, बिजनेस और अलग दूसरी पार्टी के साथ होते हैं, और उसमें सारे ट्रांजेक्शन आ गए, और उस सारे ट्रांजेक्शन का हम बिजनेस में रिकॉर्डिंग भी करते हैं। जो हमने आगे देखे वो कैश भी होते हैं, क्रेडिट भी होते हैं, और अदर ट्रांजेक्शन भी होते हैं। जैसे कि हमने कस्टमर को गुड सेल किया, कस्टमर के पास से पेमेंट मिला, बराबर, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, वर्कर्स को लेबर का पेमेंट किया, बैंक में से बैंक में कैश डिपॉजिट की, बैंक में से कैश विड्रॉल किया, मशीनरी परचेज की, बराबर। ये सारे ट्रांजेक्शन वो होते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, बराबर। ज़्यादातर एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो कैश ट्रांजेक्शन ही होते हैं या क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं, बराबर। बट इंटरनल ट्रांजेक्शन के अंदर जैसे हमने डिप्रिसिएशन का एक कंसेप्ट देखा, वैसे कुछ ट्रांजेक्शन ही होते हैं जो नॉन कैश होते हैं, बाकी वो भी कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट और अदर ट्रांजेक्शन में होते हैं। तो दोनों टाइप से हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन देखा। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ये जो हमने बाइफरकेशन अभी तक देखा वो था खाली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को ही हमें डिटेल में जानना है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, तो हमें खाली ये पता करना है कि भाई ट्रांजेक्शन जो है वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के बारे में हमने पढ़ लिया, नॉन इकोनॉमिक क्या होता है। तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, या फिर वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन ही नहीं है, बराबर। जैसे कि हमने किसी को ऑर्डर दिया, एन ऑर्डर इज रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ के बाद गुड्स गुड्स सप्लाई करने का ऑर्डर मिला। तो अब ये ऑर्डर मिला या ऑर्डर दिया, ये सारी चीज़ें जो होती है वो ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन ही है, बट उसमें कुछ मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। ऑर्डर दिया या ऑर्डर मिला उसका मतलब क्या होता है कि इन फ्यूचर की इवेंट है, अभी का कुछ नहीं है, बराबर। तो उसका कुछ अकाउंटिंग नहीं होगा। अकाउंटिंग कब होगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कब लिखेंगे हम,
जब उसमें कोई मॉनेटरी वैल्यू आएगी तब। अब यही ट्रांजेक्शन हम दूसरी तरीके से देखें कि भाई हमने 1 महीने के बाद ऑर्डर सप्लाई करने का ऑर्डर मिला, बट हमने पार्टी से यानी कि कस्टमर से 1 लाख रुपए एडवांस लिया। तो जब एडवांस मिला तो वो ट्रांजेक्शन हो गया इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बट खाली ऑर्डर मिला वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं है, उसका कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज होगी नहीं, उसमें कुछ डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होगा, बराबर। यानी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वो है जिसमें इमीडिएटली कैश का एक्सचेंज होता है, वो सारे ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है। और जिसमें इमीडिएटली कैश ट्रांजेक्शन नहीं होते बट क्रिएशन होता है रिलेशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, इन फ्यूचर में जब पेमेंट होने वाला है ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है उसको हम बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और कुछ ट्रांजेक्शन स्पेशल जो होते हैं उसे हम बोलते हैं स्पेशल ट्रांजेक्शन या अदर ट्रांजेक्शन, जो ना कैश है और ना क्रेडिट है, बराबर। तो ये 3 टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ओके, बाकी सारे जो है वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जिसका हमें कोई एंट्री करनी नहीं है। तो अब आगे हम इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे कि ट्रांजेक्शन जो भी है उसमें से पहले तो हम देखेंगे कि एग्जाम्पल के साथ कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कितने हैं और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कैसे है। फिर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है तो वो कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या अदर ट्रांजेक्शन है, या इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है, वो देखेंगे पहले, वो समझेंगे। उसके बाद ड्यूअल इफेक्ट पे हम जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब तब तक ये इसके अंदर जो भी मैंने ट्रांजेक्शन वाइज जो देखा है वो आप एग्जाम्पल के अंदर थोड़ा स्टडी कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ